नमस्ते बिहार में हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर खगड़िया से है, जहां शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई और एक घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया है। बेलदौर के सकरोहर की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक घर में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बताया जा रहा है कि पूरा घर धू धू कर जल गया। तस्वीरें देखिए आप, उस हादसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी और उसके बाद घर पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। आग में लाखों का नुकसान भी हुआ है और ग्रामीणों ने ही किसी तरीके से इस आग पर काबू पाया है। नवादा में एक झूला छाप डॉक्टर ने जच्चा बच्चा की जान ले ली। एक मकान में चल रहे अवैध क्लिनिक में महिला का प्रसव के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद सभी डॉक्टर और नर्स क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए। वहीं नाराज परिजनों ने क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ की। परिजनों ने बताया कि महिला को प्रसव के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां एक आशा कर्मी ने झांसा देकर महिला को निजी अस्पताल ले जाने की बात कही, जिसके बाद ठीक से महिला का प्रसव नहीं हुआ और जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बोला कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन करने के बाद हो जाएगा। फिर उसके बाद बोले कि ऑपरेशन कीजिए, फिर बोलती है कि नहीं नॉर्मल में हो जाएगा। नॉर्मल में हो जाएगा, अंदर में ले जा करके काका की है लड़कोरी बच्चा भी नहीं बचा है। लड़कोरी कुछ देर के बाद खत्म हो गई। डॉक्टर लोग फरार हो गए यहाँ से। डॉक्टर लोग फरार हो गए, नर्स लोग फरार हो गई। बिहार में एक बार फिर से परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगा है। 8 साल बाद हुए बीएसएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद अभ्यर्थी बेहद नाराज हैं। वे बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी और सरकारी तंत्र से बेहद खफा हैं और जल्द से जल्द परीक्षा रद्द कर सीबीआई से जांच कराने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच बीएसएससी ने भी माना है कि पहली पाली का प्रश्न पत्र वायरल हुआ था, जिसकी सूचना आर्थिक अपराध इकाई ने दी थी। बीएसएससी ने कहा है कि मिलान में सही पाए जाने पर प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किए जाने से भी आयोग पीछे नहीं हटेगी। पेपर लीक कांड की जांच अब ईओयू करेगा। सर, सबसे पहले प्रश्न पत्र को जमा किया जाना था, लेकिन जब प्रश्न पत्र जमा हम लोग का हो गया, फिर प्रश्न बाहर आया कैसे? आयोग का जो चेयरमैन है रविंद्र कुमार 8 साल में पहले एक एग्जाम लेता है। एग्जाम लेने के बाद उसका रिजल्ट कब कोई उसका था पता नहीं है। सबसे पहले हम लोग का मांग है कि इस जांच सीबीआई को सौंप दिया जाए। एसआईटी से काम नहीं चलने वाला, बीपीएससी में एसआईटी बना, कितना लोग जेल गया, फिर से एग्जाम हुआ, कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले मामला सीबीआई को सौंपा जाए और एग्जाम पहले कैंसिल किया जाए। क्वेश्चन बाहर आया कैसे? क्वेश्चन बाहर कैसे आया? दिलीप भैया को हम धन्यवाद देते हैं जो बिना डरे क्वेश्चन को फेसबुक पर डाले हैं। बिहार में लगभग सभी परीक्षाओं का क्वेश्चन आउट हो ही जाता है, बीपीएससी रहे या बिहार एसएससी रहे। आज के एग्जाम में हम लोग का जूता खुलवा दिया गया, लेकिन मोबाइल से क्वेश्चन आउट 8:30 में ही हो चुका है। उसका आंसर 9:30 में आ गया है। बहुत सारे लड़कों के पास उसका फोटोकॉपी भी है। बिल्कुल हर हूबहू डिट्टो क्वेश्चन है, हूबहू डिट्टो क्वेश्चन फ्लक्चुएट कर रहा है। बिल्कुल, अब व्हाट्सएप पर कहीं भी देख लीजिए, पूरा हूबहू 10 बजे से स्टार्टिंग था। कि शिक्षा मंत्री हर बार ये बोलते हैं कि जांच होगा। जांच से क्या होगा? जांच करवा के आप दूसरा एग्जाम कब लीजिएगा ये बताइए ना। आप लीजिएगा 3 साल बाद, तो 3 साल तक बच्चा लोग सब तो पूरा हो जाएगा। ये 5 महीना पहले फॉर्म भराया था और पिछला बार का जो क्लियर हुआ था सीजीएल का वैकेंसी, वो 7 साल में क्लियर हुआ था। तो आप हमें ये बता दीजिए 7 साल तक आप क्या कर रहे हैं? 7 साल एक वैकेंसी को क्लियर। यहाँ पे आप सेंट्रल का हम कंपेयर नहीं करेंगे सर, पर सेंट्रल सीजीएल का पेपर हुआ 13 तारीख को खत्म हुआ, 19 तारीख को पूरा आंसर की के साथ सब कुछ आ गया। अगला महीना रिजल्ट आएगा, जबकि 34 लाख अभ्यर्थी उसमें भरा था। इसमें 9 लाख आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? इधर बीएसएससी का पेपर लीक होने के आरोपों पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। पेपर लीक की बात सही पाए जाने पर परीक्षा रद्द भी की जाएगी।
सर बीएसएफसी में जो है पेपर लीक का मामला सामने आया, क्या जांच होगी, कार्रवाई होगी, जांच होगी, कार्रवाई होगी। इसको लेकर विभाग की तरफ से सर क्या आई है जानकारी सर? अरे मैं कह रहा हूँ ना कि जांच होगी, पेपर लीक के मामले में जो भी लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। हर स्तर से सरकार सतर्क है। सारण में जहरीली शराब कांड से 80 से ज्यादा लोगों की मौत मामले में प्रशासन ने बड़ा दावा किया है। सारण के एसपी संतोष कुमार ने कहा कि एक होम्योपैथी दवा से ये जहरीली शराब बनाई गई थी। पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित होम्योपैथी दवा जब्त की है, जिसे जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। सारण शराब कांड में सबसे बड़ा खुलासा, दवा से बनाई गई थी दारू। होम्योपैथी दवा से बनी थी जहरीली शराब। खाली बोतलों के इस जखीरे को देखिए, ये वही दवा की बोतलें हैं जिसमें रखी दवा से दारू बनाई गई, जिसको पीने के बाद 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। किया और सीधे पानी एवं अन्य सामग्री को मिलाकर के इस तरह के शराब का निर्माण शुरू किया। और इसी शराब को इसने जब इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया तो पूरे क्षेत्र में मिलावटी शराब का वितरण और बिक्री इसके द्वारा किया गया, जिसके सेवन से उक्त घटना घटित। छपरा जहरीली शराब कांड की जांच में अब तक का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला सच सामने आया है। पुलिस का दावा है कि मौतें होम्योपैथी दवा से बनाई गई दारू से हुई है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने ईश्वापुर के होइला गांव में छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं की खेप बरामद हुई। कौन कौन सी है वो दवा और कौन कौन दवा से दारू बनाई जाती थी, वो सब बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि दवा से दारू बनाने का एक खतरनाक खेल कौन रहा था। ये खेल रहा था राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर। जलालपुर थाना क्षेत्र के नूर नगर गांव का रहने वाला राजेश हरियाणा में कंपाउंडर का काम करता था। वहीं उसने होम्योपैथी दवा में केमिकल मिलाकर दारू बनाने का फॉर्मूला सीखा और बिहार वापस आकर शराब का अवैध धंधा शुरू कर दिया। राजेश बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश से होम्योपैथी की दवा मंगवाता था और छपरा में संजय महतो, शैलेंद्र राय, सोनू कुमार गिरी और अर्जुन महतो जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर नकली शराब बनाता था। सिंह जो है वो ही इस चीज को मंगवा करके और उस खुद जो है गुर सीखा हुआ था और लोगों को सिखा करके भी उन्होंने ट्रेनिंग भी दी है और लोगों से इसको बनवाता था। राजेश सिंह के इस खतरनाक खेल का खुलासा तब हुआ जब जहरीली शराब पीकर उसका सहयोगी संजय महतो भी बीमार हो गया। पुलिस ने संजय महतो को ईश्वापुर के होइला गांव स्थित घर पर छापा मारा, जहां से होम्योपैथी दवा की सैकड़ों बोतलें बरामद हुई, जिसमें लॉर्ड्स कंपनी का डेलुसन सक्राम लैक्टिस 30 सी के 68 खाली बोतलें हैं, जिसमें अल्कोहल 90% होती है। वहीं लॉर्ड्स कंपनी का एकोनाइट नेप्लस 30 सी की 46 खाली बोतलें मिली है और लॉर्ड्स कंपनी की ही एंथरम 3 सी के 21 खाली बोतल बरामद की गई है। दवा से दारू बनाने के खेल का मास्टरमाइंड राजेश सिंह सहित 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब्त दवा को जांच के लिए भेज दिया है, लेकिन सवाल है कि पहले क्यों नहीं हुआ दवा से दारू बनाने के खेल का खुलासा? पुलिस को क्यों नहीं लगी राजेश के इरादों की भनक? क्या पुलिस की मिलीभगत से चल रहा था ये गंदा धंधा? न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सारण में जहरीली शराब से 80 से ज्यादा लोगों की मौत मामले में प्रशासन ने अब बड़ा दावा किया है। सारण के एसपी संतोष कुमार ने कहा कि एक होम्योपैथी दवा से ये जहरीली शराब बनाई गई थी। पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित होम्योपैथी दवा जब्त की है, जिसे जांच के लिए लैब भी भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 से 5 दिनों तक जहरीली शराब का कहर देखने को मिला, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा 81 तक पहुंच गया था, जबकि कई लोग बीमार हुए थे। और इस शराब कांड को लेकर बिहार से दिल्ली तक, सड़क से संसद और सुप्रीम कोर्ट तक शराब कांड की गूंज सुनाई दी। हालांकि प्रशासन ने अभी तक 42 लोगों की मौत की ही पुष्टि की है। एक सेकंड उधर से मत, इधर आ जाइए आप लोग।
छपरा के चर्चित जहरीली शराब कांड का खुलासा कर लिया गया है और एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि उसमें शराब नहीं बल्कि दवा का इस्तेमाल किया गया था। कैसे इस्तेमाल किया गया था, पुलिस ने तकनीकी ढंग से अनुसंधान करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा किया है। सर, क्या मामला सामने आया है, ये जो खुलासा हुआ? होम्योपैथिक दवा जो है एक राजेश सिंह नाम का आदमी है जो कि पूर्व में कहीं पर ये सीखा था और होम्योपैथिक दवा को ये उससे शराब, मिलावटी शराब बनाता है और उसको जो पहले से सप्लाई चेन चल रहा है उसमें अपने आप को फिट इन किया और उसके थ्रू जो है ना इसने वितरित किया और उसी कारण से जो है इस तरह की घटना घटित हुई। उसमें पूरा का पूरा चेन जो है, जहाँ से जो लोग पी करके बीमार हुए, जिन्होंने वितरित किया और जिन लोगों ने बनाया, उन सभी लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ उनके निशानदेही पर इन केमिकल्स को, जो होम्योपैथिक दवा वाला जो केमिकल्स है उसके बॉटल्स को सभी को बरामद किया गया है। साथ ही साथ इसके परीक्षण के लिए हम लोग इसको FSL भी भेज रहे हैं और साथ ही साथ इस पूरे नेटवर्क में कि कहाँ से ये किसने पिया था और साथ ही साथ कहाँ से आपूर्ति हुई थी, इसमें संलिप्त सभी लोगों को चिन्हित कर लिया है। रोहतास के विक्रमगंज में एसिड अटैक के शिकार हुई 11 साल की लड़की की मौत हो गई। 29 सितंबर को ही एक युवक ने एसिड अटैक किया था जिसमें मां बेटी झुलस गई थी। 3 महीने के इलाज के बाद लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जमुहार में इलाज चल रहा था, उसी क्रम में कल जमुहार अस्पताल में बिजली विभाग इन दिनों लोगों से प्रीपेड मीटर लगाने की अपील कर रहा है। लोग प्रीपेड मीटर लगवा रहे हैं पर अधिकारी पलीता लगाने में लगे हैं। घटना औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड का है, जहां मीटर में खराबी के बाद ठीक करवाने की गुहार अधिकारी से लगाई गई तो अफसर गाली गलौज पर उतर आए। नवीनगर के बिजली विभाग के SDO गौतम कुमार ने बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे लोगों में आक्रोश है। आप भी सुनिए अधिकारी के बिगड़े बोल। भी देंगे, गर्म खून इधरो है, गर्म खून इधरो होता है। ऑफिसर कोई आसमान से टपका हुआ परिंदा नहीं होता, वो भी आदमी रहता है। वो गर्म खून सुनिए ना, तो आपको गर्मी निकाल भी देंगे। अरे करो ना भाई, तुम्हारा रिकॉर्डिंग हो रहा है। तुम्हारे एरिया में वो मुखिया सिकंदर मुखिया समझ लेना। पहले हमसे बात जमाल संभाल के बात करो, जमाल संभाल के। आखिर आम जनता अपनी समस्या लेकर जाए तो कहाँ जाए जब अधिकारियों का इस तरह का रवैया है। तो इसलिए सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर जो आम जनता के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कठोर कार्रवाई की जाए। खबर मोतिहारी से है, जहां ईंट भट्टा की चिमनी में विस्फोट से हादसा हो गया है। मोतिहारी में ईंट के भट्टा में आग लगने के दौरान चिमनी में विस्फोट हो गया और हादसे के बाद कई मजदूर उसमें दब गए। 8 शवों को बाहर निकाला गया है, जबकि कई मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा रामगढ़वा थाना क्षेत्र के नरीरगिरी ईंट भट्टा चिमनी में हुआ। इस हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। तेज ठंड और अंधेरा होने के चलते प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रोक दिया गया है। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर सुपौल में भी आम लोगों ने अपनी राय दी है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें कोई डर नहीं लगता है और वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यहीं पले, आपका बाल बच्चा सब यहीं पला, आपको इस समाज का प्यार मिला। आप इतना दिन देश में राजनीति किए हैं और वो हिंदू के ही वोट पर आप राजनीति किए। अगर अब आपको डर लग रहा है तो ये बहुत बड़ी हास्यास्पद। सभी मिल के अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को भाड़ा देने का काम करेंगे, दूसरा देश चला जाए। हम लोग को कभी भारत देश में अपने डर नहीं लगते हैं। यहाँ के जो मुसलमान रहते हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, उससे अच्छा यहाँ रहते हैं। नहीं, हम लोग तो कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग तो भारत देश में रहेंगे, सब हिंदू मुसलमान मिल के रहेंगे, एक साथ रहेंगे। तो जिस तरह से अब्दुल बारी सिद्दीकी बयान दे रहे हैं, उसके बयान से आप कितना सहमत हैं? नहीं, हम लोग सहमत नहीं उसके बयान से। हम लोग भारत देश में ही रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर यात्रा पर निकलेंगे, जिसकी रूपरेखा जल्दी तैयार की जाएगी। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि नीतीश कुमार कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने के लिए बेताब हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नए साल में वे जल्द ही जनता के बीच जाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार की इस यात्रा का थीम क्या होगा, अभी तक ये तय नहीं हो पाया है। उन्होंने क्या कहा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।
लेकिन अगर देश में कुछ है तो यही हम लोग चीजों को ठीक लगता है कि देश की मैं व्यक्तिगत कोई वो नहीं करूँगा। देश के नागरिक भी हैं, आप मंत्री भी हैं। नहीं, मैं बताया आपको कि और यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है, कोई कमी है, बिहार में तो हम लोग कोई डरा हुआ नहीं है। बिहार में कहाँ कोई डरा हुआ है? बिहार में तो सब स्थिति ठीक है। कौन डरा हुआ है बिहार में? रूल ऑफ लॉ है, कानून है। नए साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक और प्रस्तावित यात्रा पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री जीवेश ने निशाना साधा है। जीवेश मिश्रा ने कहा कि सारण में जहरीली शराब से इतने लोगों की मौत हो गई, इसके लिए उन्हें प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। उनको कहिए जितना पाप किए उसके लिए कांवर यात्रा करें। 100 से अधिक लोग जहरीली शराब से मर गए और प्रदेश का मुखिया एक बार अफसोस नहीं जताया, मरे हुए परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट नहीं किया। मुआवजा देना नहीं देना अलग बात है, कम से कम उनके राज्य के 100 लोग मरे थे उस पर संवेदना प्रकट करना चाहिए। आप जाइए हमारी तरफ से जाकर उनको बताइए कि वो प्रायश्चित यात्रा करें। पटना बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर चल रहा है। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि इस संगठन की मजबूती के लिए बैठक आयोजित की गई थी। वहीं इस मौके पर विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार की प्रस्तावित यात्रा पर भी निशाना साधा। ये बैठक पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक था। 24-25 की तैयारी थी। नीतीश जी फिर से एक बार बिहार के दौरे पे निकलेंगे, फिर से समाज सुधार को निकलेंगे। किस तरह का सुधार करेंगे इस बार? पहले पार्टी के अंदर सुधार कर लें। हमने कहा कि सबका पार्टी के अंदर जो समाज सुधार का उनका अभियान है उसको खोखला कर रहा है, उसको फेल कर रहा है, उसको सुधार कर लें, तब बाहर निकल के लोग को उपदेश देंगे। पटना में आरजेडी की विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। बैठक में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी शामिल रहे। बैठक में आरजेडी के कोटे के तमाम मंत्री और विधायक के साथ ही कुछ एमएलसी भी शामिल हुए थे। बैठक में सरकार के कामकाज और पार्टी की मजबूती पर चर्चा की गई। बैठक के बाद नेताओं ने मंत्रिमंडल के विस्तार के सवालों को सिरे से टाल दिया। मतलब मिलना चाह रहे थे, गेट टुगेदर हुआ एक तरह से। नीलम देवी जी जो पहले सदस्य जीत कर आई हैं, उनका अभिनंदन हुआ। मंत्रिमंडल कैबिनेट एक्सपेंशन ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कुछ चर्चा हुई? अरे भाई, पार्टी के विस्तार के साथ ही सारे विस्तार जुटे हैं। यदि पार्टी का विस्तार नहीं है तो बाकी किसी के लिए बात किया जाए? यदि पार्टी का विस्तार होता है तो फिर मंत्रियों का भी विस्तार होगा, कल परसों जब हो जाए। लेकिन पार्टी के विस्तार का विषय था, मंत्रिमंडल के विस्तार का मुख्यमंत्री जी के उप मुख्यमंत्री जी के बीच का विषय है। राबड़ी आवास पर 2.5 घंटे तक आरजेडी विधायकों दल की बैठक चली और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बताया कि बैठक में सभी मंत्रियों और विधायकों को निर्देश दिया गया है कि वो सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाएं और ये सुनिश्चित करने में मदद करें कि सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आम जनता को मिल रहा है। के कार्यों को सरजमीन पर उतारने के लिए, लोगों को बताने के लिए और पार्टी की मजबूती, संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा हुई है और हर विधायक मंत्री सबको जिम्मेवारी मिली है कि पार्टी को निचले स्तर तक पहुंचाया जाए और इसीलिए बैठक बुलाई जाती है। तो 2.5 घंटे तक कल ये बैठक चली, जिसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई और खास तौर पर पार्टी के विस्तार पर फोकस किया गया कि किस तरीके से पार्टी को और विस्तारित किया जा सकता है, पार्टी संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है और इसके साथ ही सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ क्या लोगों को मिल रहा है, इसकी भी समीक्षा की गई।
कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के खौफ से पूरी दुनिया सहमी हुई है और भारत में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बिहार सरकार भी हालात पर नजर रखे हुए है। ऐसे में एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक पर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। एंटीजन टेस्ट किए जाने के साथ ही अस्पतालों में विशेष इंतजाम का दावा किया जा रहा है, तो कहीं लापरवाही का भी आलम देखा जा रहा है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े फिर से डराने लगे हैं। चीन में कोरोना विस्फोट के बाद दिल्ली से पटना तक हेल्थ डिपार्टमेंट मुस्तैद है। अलर्ट के बाद बिहार में कोरोना जांच फिर से शुरू हो गई है। पटना एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच हो रही है। यदि कोई यात्री जांच में पॉजिटिव पाया जाएगा तो उसे एम्बुलेंस से IGIMS ले जाने की व्यवस्था है। टारगेट तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी बाहर से लोग आएंगे ना उन सभी को मतलब जांच करके ही बाहर मतलब छोड़ना है। ये रैपिड किट के माध्यम से। रैपिड किट के माध्यम। रिपोर्ट कब तक देंगे? रिपोर्ट सब तुरंत दे देते हैं। रैपिड किट का जो रिपोर्ट है तुरंत मिल जाता है यहीं पर। बिहार में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर सभी अस्पतालों में जनरल बेड से लेकर ICU तक तैयारी कर ली गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति का दावा है कि बिहार में व्यवस्था पुख्ता है, घबराने की कोई बात नहीं है। कोरोना से किसी भी प्रकार के भय या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके आलोक में बिहार में IGIMS में पहले से जीनोम सीक्वेंसिंग चलता आया है और अब RMRI और SKMCH मुजफ्फरपुर में भी जीनोम सीक्वेंसिंग चालू हो जाएगा 1 सप्ताह के बाद। तो हम लोग पर्याप्त रूप से प्रिपेयर्ड हैं। हॉस्पिटल्स, पूर्व में कोरोना का अनुभव रहा है, हॉस्पिटल्स में सफिशिएंट बेड्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, मेडिसिन, PPE किट सब कुछ है। कोरोना को लेकर बिहार में एडवाइजरी जारी की गई है। स्टेशनों और एयरपोर्ट पर जांच की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन पटना स्टेशन पर जो टीम जांच के लिए मौजूद है उनके बैठने तक की व्यवस्था नहीं दिखी। स्वास्थ्य कर्मी जमीन पर बैठकर ही कोरोना की जांच करते दिखे। बोले फर्स्ट दिन है तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में लगेगा। यहाँ पे टेबल कुर्सी पहले था, 10 दिन पहले ड्यूटी ऑफ हो गया है तो इधर उधर हो गया है, तो बोले हैं हाँ आ रहे हैं लेकर के। भारत में कोरोना से डरने वाली बात नहीं है। दूसरे देशों की तुलना में यहाँ मरीजों की संख्या बेहद कम है। बिहार में कोरोना को लेकर स्थिति और भी बेहतर है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा मुस्तैदी का दावा कर रहा है, तो वहीं आने वाले समय में व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने की भी जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। रोहतास की डालमिया नगर में महिला फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार की टीम ने झारखंड की टीम को हरा दिया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बिहार टीम के खिलाड़ी काजल ने मैच में 2 गोल किया और अपनी टीम को 2-0 जीत दिलाई। बैठो ना, आगे हारने वाली टीम को भी वो भी अच्छा खेला है। हार जीत तो लगी रहती है टीम में। दोनों को बेस्ट ऑफ लक, हारने वाले को भी जीतने वाले को भी। बेटियों के लिए यही मैसेज है कि हर कोई अपनी बेटियों को आगे निकाले, घर से बाहर निकाले, खेलने को भेजे, पढ़ाई लिखाई कराए। बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में बेटियों का आगे निकलना, खेलना कूदना, पढ़ना सब चीज। बिहार में ठंड का कहर लगातार जारी है। दानापुर में कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पास इस भीषण ठंड में बचने के लिए गर्म चादर नहीं है। किसी तरह अलाव के सहारे वे ठंड से राहत लेने की कोशिश कर रहे हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा। हम मौजूद हैं फुलवाड़ी शरीफ के सरैया में, और ये सरैया गांव में यहाँ पर जो कुछ मजदूर हैं वो यहाँ पर जो है और आग की तपिश ले रहे हैं। ठंड काफ़ी है और इस ठंड में बचने के लिए आग की तपिश लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये आग की तपिश नहीं लेंगे तो ठंड भी लग सकता है। यहाँ पे जो है काफ़ी ठंड गिर रहा है। अभी जो है पारा धीरे धीरे गिर रहा है और जो रात जैसे जैसे बीतता है तो ऐसे लोगों को जो है ठंड भी ज़्यादा लगती है। तो यही वजह है कि लोग आग रखे हुए हैं, आग की व्यवस्था किए हुए हैं। और किस तरह से इस बात कर लेते हैं, किस तरह से रात कटती है? बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। हम लोग जो है ना, हम लोग जो है बोरा का काम धाम करते हैं, मजदूर टाइप का आदमी है। बोरा ही झोरा ही रात में ओढ़ के सो जाते हैं, और ठंड तो रात में तो काट ही लेते हैं। सुबह जब होता है, सुबह में जो है उठने का तो मन नहीं करता है। 10 बजे के बाद ही निकल के काम करते हैं।
या बाकी बात जो है आग का कुहा भी दिन में, क्योंकि गांव का इलाका है, कुहा भी लगता है। ये जो है आग का सहारा लेना पड़ता है हमको। इस हिसाब से तो कंबल चादर हमारे पास जो रहता है उससे साधन तो हो ही जाता है, लेकिन आग का सहारा फिर भी लेना पड़ता है। और सुबह 7-8 बजे सो के उठते हैं तो कुहासा टाइप 8 बजे बाद ही दिन खुलता है। काफी कुहासा भी, काफी कुहासा, बहुत ठंड लगता है। आग जो है इनके लिए एक जान जो है बचाने के लिए एक माध्यम है, और यही वजह है कि खुद से ये लोग जो है अपनी व्यवस्था करते हैं और आग की तपिश लेते हैं और ठंड से बचते हैं। दानापुर की फुलवाड़ी शरीफ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।